जय हिंद, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। दुनिया पर एक और बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। सायरन यानी कि खतरे की घंटी बज रही है और यह युद्ध जापान चीन के बीच हो सकता है। टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है दोनों देशों के बीच में और सैनिक हलचल भी। चीन ने अपना एक वॉरशिप जापान के सामने प्रशांत महासागर में डाल रखा है, एयरक्राफ्ट कैरियर, और वहां से लगातार उसके जहाज यानी कि फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। जापान लगातार निगरानी कर रहा है और हाल के दिनों में पिछले 6 दिनों के भीतर या हफ्ते भर के दरमियान जो कुछ भी हुआ है उसको देखते हुए यह अंदेशा गैर वाजिब नहीं है कि युद्ध एक और हो सकता है। इसलिए फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उसमें यह कि क्या चीन किसी युद्ध का कारण बनेगा, और यह स्थिति ये है कि आप चीन जो लाल पट्टी है वो चीन है। दुनिया का एक बहुत बड़ा देश, भारत का 3 गुना बड़ा, लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है। उसके सामने जापान जो कई द्वीपों का समूह है और यह प्रशांत महासागर। जापान के सामने जापान सी कहते हैं, चीन के सामने को ईस्ट चाइना सी कहते हैं, और इधर लगातार चीन अपने जहाज भेज रहा है और हाल के दिनों में जो कुछ भी आया बारी बारी से हम आपको बताएंगे। साउथ कोरिया, ऊपर ग्रीन पट्टी आप देख रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग का देश है, चीन से लगता है, और रूस का एक हिस्सा जो ऊपर ब्लू आप डार्क ब्लू देख रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया तक आता है, लेकिन समंदर के रास्ते आप रूस जा सकते हैं, छोटा रास्ता है, फिर रूस में आप चले जाते हैं। और दक्षिण कोरिया, नीचे ताइवान के चारों ओर लगातार चीन के जहाज और शिप्स यानी कि फाइटर जेट्स और उसके युद्धपोत मंडराते रहते हैं और वो बार बार ताइवान पर अपनी दावेदारी ठोकता रहता है। और इन तीनों देशों के साथ फिलीपींस को मैं छोड़ता हूँ, अभी इस नक्शे पे नहीं है, लेकिन वह भी यहीं का देश है। तो जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ चीन लगातार टकराव मोल रहा है और तीनों देशों की सेनाओं के साथ उसकी सेनाएं आमने सामने हैं। स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। अमेरिका जापान के साथ, आपको पता है कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद से जापान को डिसआर्मामेंट के तहत लाया गया, यानी कि अब तुम न सैनिक रखोगे न हथियार रखोगे। यहाँ अमेरिका इसकी निगरानी करता है। हालांकि अब जापान धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, अपना सैन्य साजो सामान और सेना दोनों को बढ़ा रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ टकराव कई द्वीपों को लेकर के है, ताइवान पर है। अब ये स्थितियाँ जो हैं, इसलिए हमने कहा क्या चीन किसी युद्ध का कारण बन सकता है, पहली चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा इस बात पर हम करेंगे कि जापान सी में जो तनातनी है वो कहाँ तक जाएगी और कैसी तनातनी है आपको बताएंगे। और तीसरी बात ये है, इसी चर्चा के तहत हम जिक्र करेंगे कि चीन के साथ रूस और जापान के साथ अमेरिका जब आमने सामने हैं और दोनों के फाइटर जेट्स दोनों तरफ से लगातार मैदान में हैं, समंदर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, ताकत की आजमाइश हो रही है, तो दुनिया के 2 ताकतवर देश, या यूं कहिए कि दुनिया 2 फाड़ में जिन 4 ताकतवर देशों के बीच में बढ़ सकती है वो बढ़ती हुई दिख रही है, रूस और चीन, जापान और अमेरिका। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, आइए विस्तार से हम समझते हैं। चीन और जापान के बीच में टकराव कहाँ से शुरू हुआ इसको समझिएगा, और कैसे कैसे यह लगातार बिगड़ता चला गया। और आज अगर मैं कहता हूँ कि युद्ध का सायरन बज रहा है तो उसका कारण क्या है। दरअसल जापान के समंदर में, जापान के सामने के समंदर में चीन और रूस इन दोनों के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे, साझा अभ्यास कर लीजिए, सॉटी पर थे, लेकिन समंदर के भीतर उड़ान भर रहे थे। और यह जापान और दक्षिण कोरिया दोनों के हवाई सीमा के दायरे में आ गए। समंदर का भी अपना इलाका होता है देशों का, और उस इलाके के ऊपर आसमान में जब कभी भी आप दाखिल होते हैं तो उस कंट्री के एयर स्पेस में दखल माना जाता है। और दक्षिण कोरिया, जापान दोनों के एयर स्पेस में इन दोनों देशों के फाइटर जेट्स ने दखल मारा। अब उसके बाद दोनों देश नाराज हुए और दोनों ने उन लड़ाकू विमानों के लिए अपने विमान लगाए।
लेकिन चीन और रूस के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया के उन फाइटर जेट्स को भगा दिया। एक मामला आता है कि जापान के फाइटर जेट को चीन के जेट ने आसमान में ही लॉक कर दिया, जिसको रडार लॉकिंग कहते हैं, यानी कि अब हम तुमको स्ट्राइक करके मार देंगे। जापान की सरकार ने इस पर सख्त नाराजगी जताई, लेकिन चीन कह रहा है कि नहीं, ऐसा हमने किया नहीं था। दरअसल जापान के फाइटर जेट्स उड़ान भरने में बाधा डाल रहे थे, लेकिन हमने रडार लॉकिंग नहीं की थी। हालात यहां हैं। अब बारी बारी से कैसे कैसे बिगड़े हैं वो आपको समझाता चलता हूं। 7 नवंबर को जापान की जो नई प्रधानमंत्री हैं ताकाइची, उन्होंने संसद में बयान दिया। बयान क्या था? बयान ये था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, सैन्य कार्रवाई चीन की तरफ से ताइवान के ऊपर होती है, तो वहाँ तक जापान के द्वीप हैं, जापान के इलाके हैं, उन पर असर पड़ेगा। जाहिर है कि जापान प्रतिक्रिया देगा। अब इसके बाद चीन कहाँ संभलने वाला है, बौखला गया। 3 दिसंबर को ताइवान का चीन पर हमला करने के लिए ड्रिल करने का आरोप लगाया ताइवान ने कि आसपास दूसरे देशों के शिप के जरिए चीन ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए अभ्यास कर रहा है। 6 दिसंबर को चीन ने जापान के विमानों को 2 बार रडार लॉक किया, जिसका जिक्र मैंने किया कि 6 दिसंबर को चीन और रूस के विमान हवा में थे प्रशांत महासागर के ऊपर। जापान के विमान भी फाइटर जेट्स सामने आ गए। F-15 जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं उनको लॉक किया था चाइनीज फाइटर जेट्स ने। और 9 दिसंबर को 2 रूसी T-95 बॉम्बर और 2 चीनी H-6 बॉम्बर, यह दोनों साझा अभ्यास पर या उड़ान पर निकले, यानी कि रूस चीन के साथ आ गया। अक्सर ऐसा होता रहता है और दोनों देशों ने कहा कि इस इलाके में कोई भी आता है तो फिर वो चैन से नहीं बैठ सकता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है उसको आप 2 टुकड़ों में समझिए, एक जापान के पश्चिम, एक जापान के पूरब का, और नीचे दक्षिण में जिसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं। अब जरा आप आइएगा जापान के पश्चिम और चीन के पूरब के हिस्से पर, यानी कि ईस्ट चाइना सी और जापान सी। आप यहाँ जब जापान से चलते हैं तो जापान के कुछ द्वीप ताइवान के बहुत नज़दीक हैं और उनमें से एक है योनगुनी। योनगुनी जापान का दक्षिणी पश्चिमी आखिरी द्वीप है, यानी कि सूरज अगर ढलता हुआ आपको देखना है जापान में आखिर में, तो आपको योनगुनी द्वीप पर आना पड़ेगा, क्योंकि जापान लगातार चलता हुआ है, द्वीप समूह है। और वो ताइवान से 110 किलोमीटर का मतलब है कि ताइवान के भीतर कुछ भी होता है तो उस द्वीप या उस द्वीप के आसपास के द्वीपों पर असर पड़ेगा। और योनगुनी पर जापान ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयर डिफेंस यूनिट लगाया है। उस द्वीप के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम उसने अपना एक्टिवेट किया और लगातार वहाँ तकनीकी तौर पर अपनी सेना की ज़रूरत के लिए बहुत कुछ जापान करता चला जा रहा है, यानी कि वो उसका एक आर्मी बेस है जहां से जापान की सेना इस पूरे पश्चिमी इलाके में ताइवान से लेकर के दक्षिणी चीन के हिस्से में सक्रिय हो सकती है, एक्टिव हो सकती है। और यह आंख की किरकिरी है चीन के लिए, क्योंकि जापान का जो सबसे आखिरी द्वीप है वो चीन के पास है। 110 किलोमीटर ताइवान और ताइवान से 100 किलोमीटर चीन, यानी कि 210 किलोमीटर के फासले पर योनगुनी द्वीप है। और चीन को यह चुभता है कि योनगुनी आइलैंड पर लगातार जापान जो है वो अपनी सैनिक गतिविधियां और सैनिक साजो सामान या सैन्य साजो सामान बढ़ा रहा है। और दूसरा द्वीप है सेनकाकू, ये जापान के तहत है। जापान का एडमिनिस्ट्रेशन, जापान का प्रशासन यहाँ काम करता है, लेकिन सेनकाकू पर दावा करता है चीन कि यह दरअसल मेरा आइलैंड है। वैसे ताइवान भी कहता है कि सेनकाकू मेरा है, चीन की दावेदारी है। और चीन ताइवान क्यों कहते हैं? क्योंकि चीन का ही हिस्सा कभी ताइवान था। ये कहानी हम आगे क्यों दावेदारी चीन की ताइवान के ऊपर रहती है उसके तहत जानेंगे। लेकिन सेनकाकू को लेकर के जापान और चीन के बीच में लगातार टकराव चलता है। तो 2 स्थितियां आप देख रहे हैं, एक सेनकाकू
और दूसरा योनगुनिद आइलैंड, इन दोनों के कारण। और तीसरा ये है कि जापान और चीन के बीच में जापान सी और ईस्ट चाइना सी में जो अभी स्थितियां बनी हुई है टकराव की, उसके कारण। अब मामला सिर्फ जापान का ही नहीं है, दक्षिण कोरिया का भी है, क्योंकि यह पूरा इलाका जो है जिसको आप ईस्ट चाइना सी या जापान सी कहते हैं, प्रशांत महासागर का वो हिस्सा, उसमें दक्षिण कोरिया के एयर स्पेस में भी विमानों ने दखल मारा था, यानी कि घुसपैठ की थी। और दक्षिण कोरिया से लेकर के जापान तक यह जो उड़ान थी रूस और चीन के फाइटर जेट्स की, उसमें उन दोनों देशों की नाराज़गी आई। जापान का जाना आपने, लेकिन दक्षिण कोरिया ने भी अपनी तरफ से फाइटर जेट्स अपने उड़ाए थे, और उसके विमानों ने अपने एयर स्पेस में जैसे ही चीन और रूस के विमान आए थे, उन्होंने अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट किया और डिफेंस में उन्होंने उड़ान भरी थी। करीब 1 घंटे तक चीनी रूसी विमान कैडिज में आते जाते रहे। एयर डिफेंस आइडेंटिटी जोन कहते हैं, यानी कि अब मेरे इलाके में आप आ रहे हैं तो हमारी पहचान आपकी हो रही है, हम आप पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे आप उस इलाके में आते हैं जहां से हमारी निगरानी बढ़ जाती है, तो फिर उसके बाद हम अलर्ट हो जाते हैं। तो कैडिज में यह दोनों आते रहे, उसकी निगरानी के इलाके में आ गए। इसके बाद ऐसा ये 2019 से करते रहे हैं चीन और रूस, जो मैंने पहले भी आपसे कहा। और ये अचानक करते हैं, आस पड़ोस के देशों को पहले सूचना दी जाती है, वहाँ की नौसेना को बताया जाता है कि हम उड़ान पर हैं, हम इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के ये फाइटर जेट्स आ जाते हैं, पूरे इलाके में धौंस धमक जमा करके और निकल जाते हैं। और यह सिर्फ यहाँ तक नहीं होता, नीचे आप आएंगे फिलीपींस तो वहाँ तक भी होता है। तो यह जो पूरा इलाका है, ताइवान, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, इस पूरे इलाके में चीन लगातार अपनी सैन्य हलचल और धमक, धांधली, धौंस या धमकी सबको आजमाता रहता है। चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जो लुटेरा है, विस्तारवादी और ताकत के बूते ज़मीन को, समंदर को, आसमान को निगलने की कोशिश करता है। एक अलग तरह की लड़ाई वो आसमान के भीतर सैटेलाइट वॉर की लड़ रहा है, लेकिन ज़मीन और समंदर पर उसका कब्ज़ा कैसे बढ़ रहा है, इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह सिलसिला बातचीत का है और मैं चाहता हूं कि पूरी जो तस्वीर है वो आपको समझ में आ जाए। यह पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, यह पूर्वी है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है। यह जो इलाका है जो कम नीला है और ये सफ़ेद पट्टी से घिरा हुआ है, यह भी समंदर ही है। यह पूर्वी चीन महासागर कहते हैं और नीचे दक्षिणी चीन महासागर, क्योंकि चीन के दक्षिण में है। साउथ चाइना सी के भीतर चीन, ये लगभग 35 से 36 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है, यानी कि भारत से भी बड़ा। भारत 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का देश है और यह 36 लाख वर्ग किलोमीटर का समंदर का इलाका है। इसको चीन कहता है कि मेरा है, इसमें जितने भी शेल्स हैं यानी छिछले इलाके हैं, वहाँ उसने द्वीप बना लिए, हवाई अड्डे बना लिए हैं और इस इलाके पर चाहता है कि उसकी सल्तनत चलती रहे। यहाँ से आपको पता है कि दुनिया का जो कुल कारोबार होता है 40% यानी कि 1/3 से ज़्यादा इस रास्ते से गुजरता है। जो ऊर्जा आयात चीन का है वो 80% इसी रास्ते से करता है। इसलिए वो चाहता है कि इस इलाके में उसका दबदबा बना रहे। और यह पूर्वी चीन जो जापान के सामने का समंदर है या साउथ कोरिया के नीचे का, इस पूरे इलाके में भी वो अपना दबदबा बना के रखता है। उसकी दावेदारी है कि यह सब का सब मेरा है। दुनिया का जो वसूल है समंदर का इलाका तय करने का, उस वसूल को चीन नहीं मानता है। ये समंदर पर जो उसका कब्जा है, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ज़मीन पर कब्जा कैसा रहा है। दोनों स्थितियां, एक विस्तारवादी ताकत के बूते दुनिया को अपने आगे झुकाने की कोशिश लगातार करने वाला देश, जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, यह तमाम पड़ोसी देश जो प्रशांत महासागर के हैं, यह सब परेशान हैं। 22 देशों के साथ उसका सीमा विवाद चलता है। और यह देखिए, यह चीन जो 96 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है,
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कहा जाता है रूस, 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर का देश। फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका। तो यह जो चीन है, यह लाल इलाका ओरिजिनल चीन है, मूल चीन है। बाकी चीन का हिस्सा जो आप देख रहे हैं अलग अलग रंगों में, ये चीन के वो हिस्से हैं जो कब्जे के जरिए लिए गए। दखल किया चीन ने, उसको जीता, सैन्य कार्रवाई की, ज्यादतियां की। इनर मंगोलिया, मंचूरिया जो रूस के पास था, रूस ने दे दिया चीन को। वैसे ही ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको शिनजियांग प्रोविंस कहते हैं आज की तारीख में, वो तुर्किस्तान का इलाका था, पूर्वी तुर्किस्तान कहते थे, उसको चीन ने कब्जा कर लिया। तिब्बत, आपको पता है कि तिब्बत जैसा बड़ा देश, उसको 1949-50 में चीन ने कब्जे में ले लिया। कैंटोनिया और हुकाई। इसके अलावा आप देखें तो ताइवान के ऊपर भी वो दावा करता है। ताइवान के ऊपर दावा क्यों है? 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन आया, माओ ने वहाँ का जो राजवंश था उसको उखाड़ फेंका और वहाँ साम्यवादी सरकार स्थापित की, वहाँ के नेता माओ बने। तो वहाँ का जो राजवंश था वो भाग करके आया ताइवान। ताइवान को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चीन को कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यह दोनों हैं, पहले एक ही चीन था, फिर जब वो भाग करके यहाँ आ गया, एक स्वतंत्र देश हो गया। तो लगभग 2,30,00,000 की आबादी का स्वतंत्र देश है ताइवान, और ये कहता है कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है। और दुनिया के तमाम देश ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं चीन के डर के चलते। और ताइवान जो चिप लगाया जाता है, जिसको सेमीकंडक्टर का उद्योग माना जाता है, उसमें दुनिया में सबसे आगे। इस ताइवान के ऊपर लगातार दावेदारी रहती है। अब इस मैप से आप समझ सकते हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान। ताइवान 110 किलोमीटर, लगभग 100 से 110 किलोमीटर का फासला है चीन के मेन लैंड से। कुछ द्वीप तो उसके बहुत नज़दीक ही हैं, लेकिन मेन लैंड से। और यहाँ लगातार चक्कर काटते रहते हैं चीन के वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स। और अब ताइवान कह रहा है कि दूसरे देशों के शिप को लाकर के इलाके में वो ड्रिल कर रहा है, वॉर का युद्ध के लिए अभ्यास कर रहा है, ताइवान के ऊपर हमला करना चाहता है। इसलिए ताइवान अब अपनी सुरक्षा को बढ़ाना चाहता है, वो पूरे एयर स्पेस को ढकना चाहता है। इसके लिए वो एक अलग तरह का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, दुनिया में अपनी तरह का इकलौता, बहुत ही ताकतवर। क्योंकि चीन जब हमला करेगा तो वो बहुत मजबूत और भयानक आक्रमण होगा। उससे बचाव के लिए ताइवान अब अपनी तैयारी कर रहा है। वो तैयारी क्या है, इसको समझिएगा। ये इजराइल के आयरन डोम से कहीं ज़्यादा मजबूत है, और कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को मिला करके कई लेयर्स में इसको बनाया गया है। इसको टी डोम कहते हैं, यानी कि वह डोम जो दुनिया में सभी एयर डिफेंस सिस्टम जो मौजूद हैं उनसे ताकतवर है। तो यह अवैध कवच जो ताइवान तैयार कर रहा है, जो उसके पास पहले से अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है और उसका अपना जो स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, उनको मिला करके, और कुछ और जैसे इजराइल का आयरन डोम या डिफेंस सिस्टम है, उसको भी वो अब खरीद रहा है। तो कई तरह के डिफेंस सिस्टम को कोलेट कर रहा है, उनकी नेटवर्किंग तैयार कर रहा है। रडार और सेंसर और कमांड सेंटर का सिंगल डिफेंस सिस्टम होगा। रडार के जरिए ट्रैक करेगा, सेंसर के जरिए ट्रैक करेगा, और सबका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है एक जगह होगा, और वह सिस्टम फिर रिएक्ट करेगा। वह आदेश देगा कि इस हमले का जवाब कैसे देना है। इसलिए रडार और सेंसर से डेटा जो मिलेगा उसके आधार पर जो खतरा है, खतरा क्या है, ये फाइटर जेट है, मिसाइल है, रॉकेट है, ड्रोन है, कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है, उसके मुताबिक मिसाइल दागेगा। यानी कि अगर छोटा खतरा है तो छोटी मिसाइल, बड़ा खतरा है तो बड़ी मिसाइल, यानी कि मिसाइल भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि बड़े खर्च से बनी हुई मिसाइल छोटे खतरे के लिए इस्तेमाल हो और बड़े खतरे के लिए छोटी मिसाइल। इसलिए खतरे के मुताबिक वो जो पूरा सिस्टम है वह सिस्टम रिएक्ट करेगा कि अब इस तरह की मिसाइल वो सेलेक्ट करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा। तो ट्रैक करना और फिर उसको एलिमिनेट करना, यह दोनों काम ये टी डोम करेगा ताइवान का। यानी कि ताइवान चीन के हमले का अंदेशा लिए बैठा हुआ है। चीन किसी भी वक्त ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के लिए हमला कर सकता है। यह सैन्य कार्रवाई दुनिया में बड़ी हलचल पैदा करेगी। जापान कह रहा है कि हम भी रिएक्ट करेंगे। जापान के साथ अमेरिकी वॉरशिप्स आ जाते हैं, फाइटर जेट्स आ जाते हैं। आपको पता है कि जापान के कई द्वीप पर अमेरिका के सैन्य बंदोबस्त हैं, सैनिक ठिकाने हैं, उसकी आर्मी, उसके फाइटर जेट्स, उसके वॉरशिप्स और बाकी गोला बारूद सब कुछ है। एक बड़ा सेंटर है जापान चीन के फौजी बंदोबस्त का। तो लाजमी है कि उसमें अमेरिका आएगा, जापान आएगा, ताइवान है, साउथ कोरिया भी पड़ोसी होने के नाते, और अलाइनमेंट जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो अमेरिका जापान के साथ उसका है, तो वह भी इसमें दाखिल होगा। तो एक बड़े युद्ध की आशंका बन रही है क्योंकि चीन के साथ रूस आ जाएगा। तो यह जो स्थितियां हैं यह लगातार खतरे की घंटी बजा रही हैं और ईस्ट चाइना सी, जापान सी में जो सैन्य हलचल है वह सैन्य हलचल यह संकेत दे रही है, यह अंदेशा दे रही है कि कभी भी कोई युद्ध हो सकता है। अगर इस इलाके में युद्ध होता है तो दुनिया को कहीं ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा व्यापारिक रास्ता है और इधर की लड़ाई में कई देशों के झुलसने या फिर जद में आने की आशंका है। फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद।